नमस्कार। अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर.एस. चौबे अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th के इस सोशल स्टडी की क्लास में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और किस तरह यूरोप एक राष्ट्रवाद कंट्री के रूप में डेवलप हुआ, एक राष्ट्रवाद कॉन्टिनेंट के रूप में डेवलप हुआ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो फैला और यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century, Europe will find that there are no nation, no state as we know them today। कह रहा है कि जब यूरोप में हम मिड 18th सेंचुरी पे देखें, यानी 18th सेंचुरी के मध्य समय पर जाएं, तो यूरोप में कोई भी राष्ट्र नहीं था। यानी यूरोप एक कॉन्टिनेंट था और उसमें कोई भी राष्ट्र नहीं था, कोई भी देश नहीं था, जैसा कि आज दिखाई दे रहा है। When we know today, as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons were rulers and their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under the autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people। कह रहा है कि जैसा कि आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि को देख रहे हैं, यह किंगडम डिवाइड होते थे, यानी ये किंगडम थे, राज्य का एक हिस्सा थे। डचीज के, कैंटोन्स, ये सब डेंसिटी के नाम है। डचीज और कैंटोन डेंसिटी के, जो कि एक ऑटोनोमस टेरिटोरीज थी। ऑटोनोमस मीन्स निरंकुश होता है, जिसमें हम सामंतवादी विचारधारा कहते हैं, नोबेलिटी या इसे टाइप ऑफ मोनार्ची भी आप कह सकते हैं। यह एक टेरिटोरी है जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्ची और उनकी टेरिटोरी के अधीन थी, इन विच और जिसमें डाइवर्स पीपल लिव, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। They did not see themselves in sharing the collective identity or a common culture। कह रहा है कि वो अपने आइडेंटिटी और अपने कल्चर्स को किसी से शेयर नहीं करते थे। मतलब अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और वो अपने समुदाय में रहते थे, किसी दूसरे समुदाय के टच में वो नहीं रहते थे, या वो केवल अपने समुदाय में आर्थिक क्रियाएं करते थे, बाहरी समुदाय में आर्थिक क्रियाएं नहीं करते थे। न ही आर्थिक क्रियाएं और न ही सामुदायिक क्रियाएं, मीन्स न ही कल्चरल मूवमेंट होता था और न ही उनकी कोई आइडेंटिटी थी। Often they were speaking different languages belonging to different ethnic groups। The Habsburg Empire ruled over the Austria-Hungary, for example, at the patchwork of many different regions of people include the Alpine regions, Tyrol's, Austrian and Sudetenlands, as well as Bohemia, where the aristocracy were prominent German-speaking। It also includes the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetias। कह रहा है कि जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे। अगर हम हब्सबर्ग एम्पायर की बात करें, जिसने ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन किया, तो उसके रीजन में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, जिस रीजन को अल्पाइन रीजन के नाम से शामिल थे, या जिस रीजन को अल्पाइन रीजन कहा जाता था, जो कि उनके साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसके अलावा टायरोल रीजन, ऑस्ट्रियन रीजन और सुडेटलैंड, इन सभी में जो बोहेमिया था, वेयर एरिस्टोक्रेसी वेयर प्रोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, जहां पर बोहेमिया में जो एरिस्टोक्रेसी यानी सामंतवाद था, उसमें प्रमुख रूप से जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो पाए जाते थे। इट आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। इसमें इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे, जिसमें लोम्बार्डी और वेनेटिया थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक magyar, while the other half variety of delegated। कह रहा है कि हंगरी में जो पॉपुलेशन थी आधी, वो magyar स्पीकिंग थी और
आधी जो पॉपुलेशन थी वो डायलेक्ट स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। द गैलिसिया, द एरिस्टोक्रेसी स्पीकिंग पोलिस beside the dominant group, they were lived within the boundaries of empire and mass subject peasant people, Bohemians and Slovaks, the North Slavonians of Carnolia, Korot, and south of Romans and the east of the Transylvanians। कह रहा है कि वो सभी एक बाउंड्री के अंदर रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, जो बहुत अलग अलग जो लैंग्वेज थे, अलग अलग जो डोमिनेंट ग्रुप थे, वो सभी एक एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पीजेंट थे, जो बोहेमियाज और सेल्वेक्स जो नॉर्दर्न में है, उन्हें सेल्वेनिया या कॉलोनिया या क्रोट्स के नाम से जो साउथ में है, और रोमन्स और जो ईस्ट में ट्रांसाइबेलियंस है, वहां पर रहते थे। सच डिफरेंट डिड नॉट इजली प्रमोटेड द सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इस तरह की जो डिफरेंसेस थे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी थी, उस डाइवर्सिटी के तहत वहां पर पॉलिटिकल यूनिटी को या उसके सेंस को डेवलप करना कठिन दिखाई दे रहा था। Their only tie to buying diversity groups together were the common allegation of empire। कह रहा है उसमें केवल एक ही उपचार था कि एक ही उसका सोल्यूशन था कि उन्हें एक कॉमन एलिगेशन और एम्पायर्स के थ्रू अलग अलग समुदाय को बांधा जाए। देन हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमेज। तो वहां पर किस तरह राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय विचारधारा का उदय हुआ, यह संभव कैसे हुआ। द एरिस्टोक्रेसी इज अ न्यू मिडिल क्लास। इस निरंकुशवाद में एक नए मिडिल क्लास का जन्म हुआ। सोशली एंड पॉलिटिकली द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। कह रहा सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो सामंतवादी थे, वही डोमिनेंट क्लास थे उस कॉन्टिनेंट में। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड कट अक्रॉस द रीजनल डाइवर्स। कह रहा है कि इस क्लास के जो मेंबर्स थे, वो एक कॉमन वे यानी एक सामान्य लाइफ व्यतीत करते थे, और उसमें जो रीजनल डाइवर्सिटी थी उससे ये अलग थे। मतलब इनका जीवन शैली बिल्कुल जो है एक समान होता था, और ये जो लोकल डिविजन्स थे उससे अपने आप को अलग रखते थे। दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेज। ये जो थे, इनका मालिकाना हक स्टेट्स पर था, और कंट्री के आसपास, कंट्री साइड यानी देश के आसपास जो टाउन हाउसेज थे वहां पर। दे स्पीक फ्रेंच फॉर प्रपोज द डिप्लोमेटिक एंड हाई सोसाइटी। वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी को प्रपोज करते थे। देयर फैमिली वेर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइड ऑफ मैरिज। उनका परिवार प्रायः मैरिज यानी शादियों के द्वारा आपस में बंधा होता था। द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप्स। कह रहा है कि यह जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी था, सामंतवाद या निरंकुशवाद था, वह गणितीय रूप से छोटे यानी संख्या रूप से बहुत ही छोटा ग्रुप था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेर मेड टू बी peasantry। जो पॉपुलेशन थी यानी जो मेजोरिटी थी, वो ज्यादातर कृषकों की थी या किसानों की थी या पीजेंट्स की थी। टू द वेस्ट द बुल्क ऑफ लैंड वेयर फार्म बाय द टेनेट्स एंड स्मॉल ओनर्स। कह रहा है पश्चिम में ज्यादातर जो जमीनें थी उस पे टेनेट या स्मॉल ओनर्स थे, वाइल ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप पैटर्न लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट विच वाज कल्टिवेटेड बाय स्ट्रिप। जबकि जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप था, वहां पर जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न था वह वास्ट स्टेट यानी बड़े बड़े स्टेट में था, और वहां पर जो कल्टीवेशन होता था वो सिर्फ यानी बंधुआ मजदूरों के द्वारा कराया जाता था। In West and the part of Central Europe, the growth of the industrial productions and trade means the growth of the town and immerse the commercial classes whose existence was based on the production of market। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यूरोप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड का विकास काफी तेजी से हुआ, जिसके कारण टाउन्स और कमर्शियल क्लास का जन्म हुआ। whose existence are based on the production of for market। जिसका जो एग्जिस्टेंस था वह मार्केट के प्रोडक्शन पर बेस्ड था, आधारित था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी।
18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ यानी 18th सेंचुरी के आधे समय में यूरोप में या इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, बट इन फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जबकि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो फ्रांस और जर्मन के अदर हिस्सों में 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई। इट ओक्स द न्यू सोशल ग्रुप्स कम टू बीइंग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जिसके कारण एक नए सामाजिक ग्रुप का जन्म हुआ जिसे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन या मिडिल क्लास के रूप में जाना जाने लगा। दैट इज मेड टू इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशंस, जो बनाया गया इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन और प्रोफेशंस के द्वारा या प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया गया। मतलब इस ग्रुप में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे, वो मिडिल क्लास ग्रुप में शामिल हुए। द सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर ऑफ लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी तक सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में यह जो समूह था वो छोटा था। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लाइबरल मिडिल क्लास। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलो बाय अबॉलिश द एरिस्टोक्रेसी प्रोवाइलेज गेन्स पॉपुलरिटी। कह रहा है कि यह जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में छोटा सा ग्रुप था, इसमें एजुकेशन था, लाइबर्टी थी और इसमें नेशनल यूनिटी थी, जिसके कारण इसने बाद में एरिस्टोक्रेसी की मान्यताओं को बहुत ही पॉपुलर तरीके से प्राप्त किया। यानी एरिस्टोक्रेसी के यानी सामंतवाद या निरंकुशवाद को पूरी तरह लोकप्रिय ढंग से समाप्त कर दिया। Why did लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? कह रहा है कि यह जो स्वतंत्र नेशनलिज्म था वो कैसे स्टैंड हुआ, यानी इसमें स्टैंडिंग कैसे हुई या इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेर क्लोजली अलायंस इन द आइडियोलॉजी ऑफ लाइबरिज्म। कह रहा है कि अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप जो था वह लाइबरिज्म यानी फ्रीडम के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, बहुत ज़्यादा क्लोज में था। द टर्म ऑफ लाइबरिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीन्स फ्री। कह रहा है कि लाइबरिज्म एक लैटिन शब्द की जड़ है जिसका मतलब होता है फ्री, यानी लाइबर है, लाइबर मीन्स होता है फ्री। फॉर द मिडिल क्लासेज लाइबर स्टोन फॉर फ्रीडम फॉर इंडस्ट्रियल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। कह रहा है कि मिडिल क्लास के लिए लाइब्रेज यानी स्वतंत्रता का मतलब स्टूड फॉर फ्रीडम, यानी लाइब्रेज मीन्स जो स्वतंत्रता है उसका मतलब स्वतंत्रता इंडिविजुअल्स या इंडस्ट्रियल एंड इक्वलिटी था, यानी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इंडिविजुअल डेवलपमेंट था, यानी स्वतंत्रता थी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता उसका एक अधिकार था बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नज़र में। Political, it emphasizes the concept of the government by consist. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and critical privilege, a constitution and representative government through the parliament. कह रहा है कि यह जो मिडिल क्लास था इसने ऐसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रीडम्स को स्टैंड अप किया और जो ऑटोक्रेसी थी और उसके जो क्रिटिकल प्रोवाइलेज थे यानी मान्यताएं थी उसको समाप्त किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का प्रावधान दिया। 19th सेंचुरी लाइबरल्स आल्सो स्ट्रीट द इनवायलेबल प्राइवेट प्रॉपर्टीज। 19th सेंचुरी में जो फ्रीडम्स थे यानी लाइबरल्स थे उन्होंने भी इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की स्ट्रीट को समाप्त किया या उसे व्यक्तिगत अधिकार में लिया गया। At equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall the revolutionary France, which marked the first political experiment of liberal democracy. कह रहा समानता यानी कानून की दृष्टि में समानता did not necessarily stand for universal suffrage. तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो यूनिवर्सल सफेज यानी जो वोट देने का अधिकार है उस पर खड़ी हुई। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यह पढ़ा था कि जब पहले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया लाइबरल डेमोक्रेसी में, द राइट टू वोट इज गेट इलेक्टेड टू ग्रांट एक्सक्लूसिवली द प्रॉपर्टी ओइंग मैन। तो वहां पर मत देने का जो अधिकार था वो बहुत अधिक संपत्ति अधीन व्यक्तियों को दिया गया। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स वेर एक्सक्लूड द पॉलिटिकल राइट्स।
कह रहा है कि जो मैंस थे जिनके पास संपत्ति नहीं थी और जो महिलाएं थी उन्हें इस पॉलिटिकल अधिकार से वंचित किया गया। ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन डिड ऑल द अडल्ट मेल्स एंजॉय सफेज। केवल जैकोबिन क्लब्स के तहत सारे मेल को या वोट देने का अधिकार दिया गया। हाउएवर नपोली कोर्ट्स went back the limitations of it, reduced the women and statute of minor subjects, the authority of fathers and husband। कह रहा है कि नेपोलियन कोड के तहत उस लिमिट को फिर बैक किया गया जिसमें महिलाओं की स्टेटस को कम किया गया और उन्हें फादर और हस्बैंड उनके अथॉरिटी पर रखा गया। Throughout the 19th century, early 20th century, women were non-prepared men organized opposition movements demanding equal political right। कह रहा है 19th century की समाप्ति तक 20th century के प्रारंभ तक महिलाओं ने एक नॉन प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और मूवमेंट्स को तैयार किया ताकि वो पॉलिटिकल अधिकारों की डिमांड कर सकें। इन economic spheres, Labour stood for the freedoms of market and abolished the state-imposed restrictions on the movements of good and capital. During the 19th century, this was a strong demand of female middle class. Let us take an example for German-speaking region. The first half of 19th century, Napoleon administration measure her create out the countless small प्रिंसिपलिटीज एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। कह रहा है कि आइए इकोनॉमिक स्पेयर्स को देखते हैं और फ्रीडम ऑफ मार्केट के देखते हैं कि किस तरह मार्केट में जो स्वतंत्रता दी गई, जो पहले रिस्ट्रिक्शन थे गुड और कैपिटल के मूवमेंट्स पे, उसे समाप्त किया गया 19th सेंचुरी में, जिसकी एक मिडिल क्लास की एक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड थी। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन्स के कि 19th सेंचुरी में किस तरह नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक मेजरमेंट किया गया और एक नए काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटी और कॉन्फेडरेशंस को सेट किया गया 39 स्टेट के साथ। ईच ऑफ द पासेज वेयर ओन करेंसी एंड वेट ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले हर एरिया के अपने करेंसी, वेट और मेजरमेंट होते थे। मर्चेंट जो 1833 में हम्सबर्ग से न्यूम्सबर्ग की तरफ सेल करने के लिए गुड जाते थे, उन्हें 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर्स पर 5% उन्हें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। द ड्यूटी ऑफेंस लैब्स अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। कारावा कस्टम ड्यूटी सामानों के वेट्स और उसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग होती थी। ईच रीजन हैज ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। हर रीजन का अपना वेट और मेजरमेंट का अलग सिस्टम था। इन्वॉल्विंग टाइम कंज्यूमिंग एंड कैलकुलेशन, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन का भी तरीका अलग था। मेजरमेंट ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल वेयर एल्स विच वेयर रीजन्स स्टोन टू डिफरेंट लेंथ। द एल्स टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट टू फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 मीटर क्लॉथ, द मेंस 55.1 मीटर, द नम्सबर्ग 65.6 मीटर, इन द फेरिबंग्स 53.5 मीटर। कह रहा है कि अगर हम उदाहरण के रूप में लें कि कपड़े का जो मेजर था वो एल्स में किया जाता था और यह अलग अलग जो लेंथ थी अलग अलग स्टेट में अलग अलग थी। फ्रैंकफर्ट में यह 54.7 मीटर थी, वहीं मेंस में 55.1 सेंटीमीटर थी, नम्सबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर थी और फ्रेडीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर थी। Such conditions were viewed to upstalls economic exchange, the growth by the new commercial class who argued for the creation of unified economic territory allows to be in-handed movements of goods, people and capital। कह रहा है इस तरह की कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रल कंडीशन या अपोजिशन कंडीशन कहते थे, जो इकोनॉमिक्स एक्सचेंज और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। इसके कारण एक न्यू कमर्शियल क्लास का जन्म हुआ जिसका यह आर्गूमेंट था, जो ये आर्गूमेंट दे रही थी कि ऐसे इकोनॉमिक टेरिटरी को जन्म दिया जाए जिसमें गुड्स और कैपिटल और पीपल्स की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्शन ना हो। 1834 में एक कस्टम यूनियन या लोगोवेशन को फाउंड किया गया पर्शिया में, जिसमें ज़्यादातर जो जर्मन स्टेट थे उन्हें ज्वाइंट कर दिया गया। यूनियन
abolish tariff barriers and reduce the number of currency from all over the 30 and 2। सभी 32 यूनियन टेरिटरी या सभी 32 रीजन्स के लिए, सभी 32 रीजन्स के लिए एक करेंसी और ट्रेडिंग्स या इकोनॉमिक्स बैरियर्स को हटा लिया गया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रेलवे फर्दर सिमुलेटेड द मोबिलिटी, इनहेंसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। इस क्रिएशन से रेलवे नेटवर्क को क्रिएट किया गया और लोगों की मूवमेंट्स और मोबिलिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर नेशनल यूनिफिकेशन को किया गया। A wave of economic nationalism strength through wider nationalist sentiment growing at the time। इस जागरूकता से, इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म से जो गुड्स और पीपल्स के मूवमेंट्स थे, उससे यूनिफिकेशन को काफ़ी स्ट्रेंथनेस महसूस हुई, यानी काफ़ी वह मजबूत हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा का, उस समय राष्ट्रवादी सेंटिमेंट का जन्म हुआ, या वह काफ़ी तेजी से उस सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया गया। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, अपने कमेंट हमें दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो।